टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहाँ जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है उन सभी एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस किए। उसमें जो मेजर चेंजेस थे, जो डायमंड इंडस्ट्री को इंडिया में कॉल करना है, जो ऑफशोर जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको इंडिया में कॉल करना है, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसको लेके गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिलैक्सेशन है उसको 10 साल तक और एक्सटेंड कर दिया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए अगर आपको कोई कैपिटल गुड रिक्वायर्ड है तो उसके इसमें 10 साल की एग्जाम्पशन है। 2040 तक आपको उन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल बनाने के लिए किसी मशीन की, किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, या किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल LED लाइट बना रहे हैं आप, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट है, पर्टिकुलरली एक एक करके आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट इस तरह से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं या जिनके एक्सपोर्ट हो सकता है, जो हाई वैल्यू है, तो उस केस में आपको उसको बनाने के लिए कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई स्कैनर आपको रिक्वायर्ड है तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर 10 साल तक टैक्स एग्जम्पशन है, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। डायमंड इंडस्ट्री है, उसके लिए कुछ और इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ टैक्स रिलैक्सेशन सरकार ने दी है, उसी को हम इस न्यूज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या प्रोविजन है? By rationalizing restrictive offshore fund conditions, extending electronic tax incentive to 2041 and creating specialized tax holiday कुछ कंपनीज के लिए, the Taxation Amendment Bill 2026 solidified India's transition towards global financial and manufacturing parity। तो जितना हो सके हमें अट्रैक्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, खासतौर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जहाँ जहाँ पर एक्सपोर्ट से, सर्विसेज से पैसा कमाया जा सकता है या जहाँ पर स्कोप कंपैरेटिवली ज़्यादा है वहाँ पर टैक्स एग्जम्पशंस हैं। The government introduced Taxation Other Laws Amendment Bill 2026 Parliament to streamline tax rules, offshore funds, extend manufacturing incentive, grant tax relief for data centers, replace income tax amendment ordinance 2026 में changes किए हैं। क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। Simplify tax laws, reducing complexity and compliance burden on taxpayers, promoting growth, creating predictable tax environment, boost investment in business, improving compliance, strengthening mechanism, improve voluntary compliance and reduce litigations, rationalizing provision है, supporting equality है, simplification, कुल मिला के ही कि transparency, simplification, ease of doing business। की रिफॉर्म्स क्या है? ऑफशोर फंड रिलैक्सेशंस हैं, बाहर से जो पैसा आएगा, तो 13 में से 8 प्रोविजंस को उन्होंने रिमूव कर दिया है। कंडीशन रिमूव्ड 8 आउट ऑफ 13। तो आउट ऑफ 13 एलिजिबिलिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स टू ऑपरेट विदाउट ट्रिगरिंग अ टैक्सेबल प्रेजेंस। तो कुछ केसेस में ऑफशोर फंड जो हैं, जो बाहर कंपनियां काम करती हैं, इंडिया में आके वो फंड बाहर से लेके आती हैं, इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनके लिए तो 13 जो प्रोविजन थे उनमें से 8 प्रोविजन में रिलैक्सेशन दी है। क्या था वो आगे चल कर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव एक्सटेंशन है 10 साल के लिए। एग्जाम्पशन ऑन कैपिटल गुड, जिसको मैंने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में, कि कैपिटल गुड इन्वेस्टमेंट में, यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी चीज़ की जरूरत है, जैसे मशीन रिक्वायर्ड है मोबाइल बनाने के लिए, उस मशीन के ऊपर 10 साल के लिए एग्जाम्पशन है टैक्स की। एक्सटेंडेड फ्रॉम 3031 टू 4041 फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद डायमंड जोन टैक्स हॉलीडे है 15 साल तक, टैक्स हॉलीडे टिल मार्च 2041 फॉर स्पेसिफाई फॉरेन डायमंड एंटिटीज टू नोटिफाई स्पेशल जोन। कुछ स्पेशल जोन जहाँ पे डायमंड से रिलेटेड काम होता है, कटिंग होती है, ये सब काम होते हैं, उन एरियाज में 10 साल के लिए रिलैक्सेशन दे दिया है। तो मेजर सेक्टोरल टैक्स रिफॉर्म्स में क्या था? ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड है, 8 कंडीशंस स्क्रैप्ड इंक्लूडिंग मिनिमम 25 इन्वेस्टर्स। तो पहले जो प्रोविजन था कि कम से कम 25 इन्वेस्टर्स होने चाहिए अगर आप इंडिया में इस तरह से ऑफशोर फंडिंग करना चाहते हैं। 10% सिंगल इन्वेस्टर कैप था कि अगर आपके पास 25 इन्वेस्टर हैं, 10% हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको भी रिमूव कर दिया। 25% सिंगल एंटिटी कॉर्पस कैप एंड 100 करोड़ मंथली कॉर्पस रिक्वायरमेंट, इसको भी रिमूव कर दिया है। की रिटेल, उसके बाद क्या होता था कि इतनी टर्म्स की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। सो की रिटेन रूल्स क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट फंड्स स्टेटस, नो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन बिजनेस कंट्रोल्स एंड इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट कैप्ड एट 5% कॉर्पस। तो नॉन रेजिडेंट फंड स्टेटस, नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडियन बिजनेस कंट्रोल, तो इंडियन बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, एंड इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट कैप टू 5% कॉर्पस। क्रिएट्स सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट, इंडियन जो है वो उस रूट से पैसा अपना इंडिया में नहीं लेके आए, तो उनकी रिस्ट्रिक्शन 5% तक फिक्स कर दी है। क्रिएट्स पैरिटी बिटवीन ऑनशोर फंड्स मैनेजमेंट एंड IFSC ऑपरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एक्सटेंडेड 10-year टैक्स एग्जम्पशन, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया, सप्लाइंग कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड टूलिंग। न्यू टैक्स एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फॉरेन फर्म्स स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स,
custom bonded warehouses and contract manufacturers. So data center and digital infrastructure. Expanded eligible data centers, condition to cover facilities operated by both ownership and leasing. मेजर इसमें क्या है, रिमूव्ड मैंडेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेट नोटिफिकेशन फॉर फॉरेन फर्म प्रोक्यूरिंग डाटा सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक इंडियन फैसिलिटीज. अब यहाँ पर ये फैसिलिटी भी ये जो शर्त थी इसको भी रिमूव कर दिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अलग से इशू होना चाहिए था, फॉरेन फर्म्स प्रोक्यूरिंग डाटा सर्विसेज फ्रॉम स्पेसिफिक इंडियन फैसिलिटीज. डायमंड ट्रेड एंड ऑर्डिनेंस रिप्लेसमेंट जिसको हमने डिस्कस किया, 15 साल का टैक्स हॉलिडे गवर्नमेंट ने दिया है अगर आप डायमंड से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं. फॉरेन डायमंड माइनिंग कंपनीज, साइट होल्डर्स, ब्रोकर सेलिंग रफ डायमंड्स इन नोटिफाइड स्पेशल जोन्स permanently replaces June 2026 ordinance exempting FPI capital gain without withholding tax on government securities. उसके बाद strategic significance and economic impact. Boosting fund onshore, simplifying compliance for international funds management, positioning India as global asset management hub. इसका मतलब कोई कंपनियां जो सिंगापुर के अंदर स्टैब्लिश कंपनी है वो बाहर से पैसा लेके आती इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, उसके लिए ये टर्म जो थी जितनी वो सब सख्त टर्म्स हटा दी गई. इन्वेस्टर्स का बाहर का होना जरूरी है. इन्वेस्टमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कॉर्पस जो है 100 करोड़ रुपए का जरूरी नहीं है, 10% की शर्त भी जरूरी नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट इंडिया में आके कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म पॉलिसी सर्टेनिटी है. 10 ईयर एक्सटेंशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिटिगेंट्स. ग्लोबल सप्लाई चेन इससे बढ़ेगा. ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा. सपोर्ट्स मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायमंड सप्लाई नेटवर्क. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और डायमंड सप्लाई इंडस्ट्री के अंदर बाहर से लोग आएंगे. तो कल से मैं कोशिश करूंगा ये पोर्शन कवर नहीं करूं, न्यूज़ इसके नीचे दब जाती है कई बार. सो डीपनिंग डेट मार्केट्स हैं. कोडिफाइंग जून 26 ऑर्डिनेंस. प्रोविजन एनकरेजेस सस्टेन्ड फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इनटू इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एरियाज के अंदर तो बाहर से फंड आ सकते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड जिसको सरकार इशू करती है उनको GSECs कहते हैं. सो इनफ्लो इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. देन उसके बाद हमारी